ये आर्ट जो इंडिया में बनी थी वो इंडिया से जा चुकी है ऑलमोस्ट, और उसे फिलहाल डेथ बेड पे संभालने वाला कोई नहीं है। एक बात है अष्टांग योगा साउथ का, अगर हम कहें तो सिर्फ अब अष्टांगा को कोई देखे भी तो वो कहते हैं पावर योगा। एक्चुअली पावर योगा है ही नहीं, वो हमारा अष्टांग योगा। क्योंकि कुछ राइटर्स हैं, कुछ मीडिया है यूएस में जिन्होंने मी टू को उठाना शुरू कर दिया। पताबी जॉयस जी के अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें निकल के आई। मी टू मूवमेंट में जिनके साथ भी सेक्सुअली हरास हुआ या जो भी ट्रॉमा में रहे, ये आज भी हों, क्योंकि ऐसी चीज़ बुलाई नहीं जाती। अष्टांग का क्या फ्यूचर, क्या ये वेस्ट ही चला जाएगा? यूएस ने इसको सॉर्ट ऑफ डिसरप्ट कर दिया, स्प्लिट करना शुरू कर दिया। अष्टांग योगा को वेस्ट ले जाके स्पॉइल किया। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ऑथेंटिसिटी प्रैक्टिस की चली गई कहीं। ये एक लौती योगा फॉर्म है जिसकी बहुत कम अवेयरनेस है, बहुत कम अवेयरनेस और बहुत कम करने वाले हैं। सर, अष्टांग योगा में बहुत सारी चीज़ें उठा के वेस्ट में भी ले जाई गई थी। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आया और इसको वहाँ पे कमर्शलाइज किया, प्रोपोगेंडा बनाया। 1% सीखा है वेस्ट में, 100% में 99% अभी भी इंडिया में ही है। Namaste sir, welcome to the Gut Feel Show. How are you doing? I'm good. Thank you, Pranam. How are you? Very good sir. I still remember practicing Ashtang with you. Yeah, a long time back. Yes, and I want to start with that. Sure. Ashtang Yoga, श्री पताबी जॉयस, फिर शरद जॉयस जी। अभी अष्टांग योगा में confusion है काफ़ी। थोड़ा सा एक बार अष्टांग योगा के बारे में पहले तो बताइए, आपकी प्रैक्टिस कब स्टार्ट हुई थी और अभी क्या हो रहा है अष्टांग योगा में? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम अष्टांग योगा की बात करते हैं तो हम प्रिसाइसली जो मैंने सीखा वो दोनों ढंग से सीखा, नॉर्थ और साउथ। तो हम जब सिंपल कहें अष्टांग योगा जो पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा है, एट फोल्ड पाथ। जब हम साउथ इंडिया की बात करेंगे अष्टांग योगा, उसमें सिर्फ आसना प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो उसको आसना प्रैक्टिस में एक स्टाइल बना दिया गया, क्योंकि वो स्टाइल मैसूर कर्नाटका में ज़्यादा पॉपुलर हुआ वहाँ से। तो पहली टीचर आए TKV कृष्णमाचार्य, उन्होंने अपने गुरु रामा मोहन ब्रह्मचारी से सीखा, जो अगर कहीं ऑनलाइन कोई भी सर्च करेगा तो बता दिया जाता है कुछ 7 या 7.5 साल उन्होंने सीखा। सीखने के बाद उन्होंने उसको प्रोपेगेट करना शुरू करा, पढ़ाया। तो पढ़ाने में उनके जो लॉन्गेस्ट स्टूडेंट रहे, ऐसे तो 4 स्टूडेंट थे जो वर्ल्ड फेमस हुए। उन 4 में एक पटाबी जॉयस थे, एक BK साइंगर, एक उनके बेटे देसिकाचर, और एक इंदिरा देवी, और एक और स्टूडेंट रहे जो कंटेम्प्रेरी थे उसी समय, BNS साइंगर, जो अभी भी जीवित हैं। पटाबी जॉयस ने स्टाइल को और पॉपुलर करा। शुरुआत से उनके पास वेस्टर्न स्टूडेंट्स ज़्यादा थे, और यही कारण रहा कि वेस्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। मेनली एक डायनेमिक प्रैक्टिस है जो लेवल्स में डिवाइडेड की गई है और फिज़िकली डोमिनेटिंग है। तो एक ये है, अगर हम बेसिक्स कहें अष्टांगा का, फ्रेमवर्क हो गया है। हाँ, कई लोग इसको इंडिया में, बाहर तो कहते ही हैं अष्टांगा, लेकिन कई लोग इंडिया में इसको कहते हैं अष्टांगा या इस ढंग से। ऐसा कुछ नहीं है, इसका एक नाम और प्रचलित है जो कहते हैं अष्टांगा विन्यासा। ये जो कहा जाता है अष्टांगा विन्यासा योगा। विन्यासा का सिर्फ कहें तो एक ब्रेथ और मूवमेंट को जोड़ दिया जाए तो विन्यासा बनता है। तो अष्टांगा विन्यासा या अष्टांगा एक ही चीज़ है सर, लेकिन आप स्पेसिफिक उसमें कहेंगे अष्टांगा योगा मैसूर स्टाइल, तो वो साउथ से जो ओरिजिनेट हुई है के पटाबी जॉयस जी के द्वारा, ये है। वो सारी फैमिली मैसूर बेस्ड है। हाँ, वो फैमिली है, तो वो जॉयस फैमिली है। उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों में सिखाई। तो उनकी बेटी सरस्वती जॉयस, जिनको मैं प्यार से माँ जी कहता हूँ एज अ मदर, वो अभी भी हैं मैसूर में, शाला रन कर रही हैं, 80+ में हैं और बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं। विशेज़ हर लॉन्ग लाइफ। बाकी गुरुजी का देहांत हो गया, शरद जॉयस जो उनके ग्रैंडसन थे, उनके ग्रैंडसन, हाँ, और सरस्वती माँ जी के बेटे। हाँ, तो उनका देहांत हुआ 2024 में। और उनकी बेटी हैं शर्मिला जॉयस, जो अभी भी हैं वहाँ पर, जो उनको हेल्प करती हैं, असिस्ट करती हैं। उनके भाई हैं पटाबी जॉयस जी के बेटे, अच्छा, जो सरस्वती जी के भाई हुए। हाँ जी, करेक्ट। हाँ, और पटाबी जी के बेटे मंजू जॉयस, वो US में सेटल डाउन हो गए थे शुरुआत में ही, 79 के आसपास। हाँ, वो शुरुआत में उन्होंने अपने फादर को सपोर्ट किया था। उसके बाद वो US में ट्रैवल हुआ तो वो वहीं रह गए, और वो वहीं से US से ही उस स्टाइल को प्रोपेगेट करने लगे। तो अब मंजू जी की फैमिली का मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन सुनने में यही है कि वो और उनकी बेटी उसको और प्रोपेगेट कर रहे हैं वहाँ पर। इंडिया साइड में शरद जी की फैमिली का अगर हम कहें तो शरद जी के 2 बच्चे हैं, वाइफ और उनके 2 बच्चे,
अभी जो करंटली उनके पास होने के बाद वो इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट है शरद योगा सेंटर। ओके। ये पहले एक ही जगह से सारा काम हो रहा था। उस इंस्टीट्यूट का नाम है के पटाबी जॉयस अष्टांगा योगा रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो मैसूर में गोकुलम नाम से एरिया है उसमें है। गुरुजी पहले वहाँ से पढ़ाते थे माँ जी के साथ। अब गुरुजी से मेरा कहने का मतलब है शरद जॉयस जी। शरद जॉयस जी अपनी माँ सरस्वती जॉयस के साथ पढ़ाते थे वहीं से। उसके बाद में वो स्प्लिट हुआ इंस्टीट्यूट और वो बाद में दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, जो अब शरद योगा सेंटर नाम से है। और पुरानी शाला एज ए योगा इंस्टीट्यूट जो हम कहें, तो वो शाला माँ जी रन करती हैं अपने पुश्तैनी घर से, जहाँ वो 2003 में शिफ्ट हुए थे साथ। तो ये एक बेसिक है। हाँ, मेरे अभ्यास की गए तो मुझे अष्टांगा में आए हुए 15 साल हो गए। टोटल अभ्यास अगर मैं कहूँ तो 25 साल हो गए मुझे अभ्यास करते हुए योग का। अगर सिर्फ अष्टांगा की बात करूँ तो 15 साल हो गए। सन 2010 में मैं पहली बार गया था, वहाँ मैंने माँ जी से सीखा। गया तो मैं गुरुजी के लिए था, लेकिन उन दिनों में कोई वेबसाइट थी सिर्फ, और कोई ऑप्शन नहीं था उनको रीच आउट करने का। तो मैंने उनको बाय लेटर डाला था एडमिशन के लिए। उस लेटर का कोई रिस्पॉन्स आया नहीं, तो मैं बस सब पैक करके पहुँच गया था। वहाँ पहुँचा तो मुझे बताया गया, क्योंकि शरद जी बिजी थे कुछ पढ़ाने में, कुछ कोर्स करने में, और स्टूडेंट नंबर पूरा हो गया था, मैं उस समय अलाउड नहीं किया गया। तो उन्होंने कहा तुम मेरी माँ से सीखो। तो मैंने माँ जी के साथ फर्स्ट ईयर में सीखा, सेकंड ईयर से मैं गुरुजी के पास ही सीख रहा था। लेकिन एज ए माँ जी का, तो वो हमेशा मुझे देखती रहती थी कि मेरा अभ्यास कैसे चल रहा था। वो बोलती थी हमेशा कि फर्स्ट ईयर में तूने ये करा, सेकंड ईयर में ये करना, थर्ड में ये करना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा हमेशा से, तो मैं आज भी उनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो ये थोड़ा सा पृष्ठभूमि रही मेरे अभी तक की योग की। जी सर, अष्टांग योगा में बहुत सारी चीज़ें उठा के वेस्ट में भी ले जाई गई। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आया और इसको वहाँ पे कमर्शलाइज किया, प्रोपोगंडा बनाया। थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में ना कंट्रोवर्शियल बातें चलती हैं। ठीक है। तो अगर हम पहले वेस्टर्न एस्पेक्ट की बात करें, जब पुराने समय भी जब योगा डेवलप हो रहा था, तो इंडिया में, आप इंडियन है मैं भी इंडियन हूँ, तो हम जानते हैं कि उस समय योगा की एक इमेज क्या थी कि भाई जो घर बार छोड़ देगा वो जाएगा योगियों के पास अभ्यास करने है। तो उस ढंग से देखा जाता था। या जो योग में, जैसे हमने उस समय सुना पापा से कि या दादा से कि यहाँ पे कई जो गृहस्थ लोगों को, जो भी गृहस्थी में लोग हैं, उनको हेल्थ रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी उनको बताने के लिए या तो योगी या आयुर्वेद के पास जाते थे, वो वैद्य के पास जाते थे। तो उस समय वेस्टर्न जो भी तलाश करने आ रहे थे 70s में या 70s से पहले या 70s के बाद, जनरली जो मैंने सुना है अपने इसमें कि 70s के आसपास जो भी पटाबी जॉर्ज जी के पास स्टूडेंट्स आए, वो 1-2 फॉरनर आए, उन्होंने सीखा, उनको अच्छा लगा, उन्होंने उसी चीज़ के बारे में वापस जाके लिखा, कोई आर्टिकल लिखा। फिर कहाँ कहाँ से लोग पढ़ाते वो आर्टिकल को, वर्ड ऑफ माउथ से चीज़ें फैल गई। जनरली ये सुना गया है कि शुरुआत से ही उनके पास वेस्टर्न स्टूडेंट्स ही थे। इंडियन 2-3 होते थे, 1-2 होते थे, लेकिन वो थेरेपी में ज़्यादा थे। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि प्रैक्टिस डायनेमिक है, फिजिकली चैलेंजिंग है। सीक्वेंस जो बनाया गया आसना का, और उसमें जो एक विन्यासा सिस्टम, मैंने कहा कि विन्यासा ये है, जैसे मैं हिंदी में, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में कहूँ कि अपना जैसे हम दंड मारते हैं, पुशअप पोजीशन आई, उसको हम योग भाषा में चतुरंगा कह देते हैं। फिर अपवर्ड डॉग आ गया, ऊर्ध्वमुख श्वानासन, अधोमुख श्वानासन। इस 3 चीज़ों को बार बार रिपीट करना होता है हर आसन के बाद। एक आसन को एक संख्या के लिए रोका जाता है, जिसमें 5 मिनिमम 5 सांस के लिए रोकते हैं, फिर दोबारा वही विन्यासा करेंगे। फिर तो ये फिज़िकली चैलेंजिंग हो जाता है एक समय के बाद। वेस्टर्नर जो भी उस सोच से आ रहा है, उनको चाहिए ही ऐसा, क्योंकि उनको किसी भी को आप बिठा के कहेंगे हाँ भाई प्राणायाम करते हैं, साधना करते हैं, तो वो इतना समझ नहीं आता। और फिजिकल अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। फिजिकल अपीयरेंस ज़्यादा है, जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है वो पहला देखने में आता है अट्रैक्ट। करेक्ट। तो वो उनको वो चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि जिन फॉरनर्स ने देखा, उन्होंने कहीं पे मंजू जी के डेमोन्स्ट्रेशन को भी देखा था, मंजू जॉयस, उनका डेमोन्स्ट्रेशन देख के और अलग स्टूडेंट्स आए। तो ऐसे शुरुआत से ही फॉरनर इन्फ्लुएंस रहा। बट क्या उन्होंने, फॉरेनर्स ने अष्टांग योगा को वेस्ट ले जाके स्पॉइल किया? कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो ऑथेंटिसिटी प्रैक्टिस की चली गई कहीं पे? शुरुआत में जो सुनने में आया है कि उन लोगों ने उसी चीज़ को जैसा सीखा वैसा ही सिखाया। और गुरुजी, मतलब गुरुजी अब कहने का आता है, बड़े गुरुजी के पटाबी जॉर्ज जी को यूएस ले गए, यूएस में ट्रैवल करा उनके साथ, और उन लोगों ने उस चीज़ को बढ़ावा दिलवाया यूएस के अंदर। तो शुरुआत में यूएस, कनाडा, फिर यूरोप में धीरे धीरे, फिर लैटिन अमेरिका, डिफरेंट कंट्रीज़ में ऐसे पॉपुलर हो गया ग्रेजुअली, धीरे धीरे सालों के साथ। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे भी रहे जो
उनसे तो सीख के गए, लेकिन उसने, जैसे आपने कहा कि उन्होंने उस सिस्टम को ब्रेक डाउन कर दिया, जिसको आज हम इंडिया में पावर योगा कहते हैं। मतलब अष्टांगा को कोई देखे भी तो वो कहते हैं पावर योगा है। एक्चुअली पावर योगा है ही नहीं, वो हमारा अष्टांगा योगा है। अब अष्टांगा योगा अगर मैं बहुत सरल शब्दों में कहूँ कि एक बाप है अष्टांगा योगा साउथ का, अगर हम कहें तो सिर्फ फिजिकल स्टाइल की बात करें तो, और उसके बच्चे हैं सारे। तो पावर योगा जिन्होंने बनाया वो अष्टांगा सीख के गए थे, फिर आगे विन्यास योगा और ऐसे कई स्टाइल subsidiaries हैं। हाँ, एक ही स्टाइल को लेकर, क्योंकि वो सीरीज़ में है, उसकी मार्केटिंग पैकेजिंग कर दी। मार्केटिंग पैकेजिंग कर दी, उसके आसन तोड़ दिए, इस सीरीज से ये निकालिए, ये निकालिए, ये निकालिए, 4-5 निकाल के उन्होंने अपना बना दिया। तो इस बात पे मैंने एक लेटर पढ़ा था पटाभी जॉर्ज जी का, जिसमें एक उदाहरण से उन्होंने समझाया कि जैसे हम कहते हैं कि सूरज सबको रोशनी देता है, लेकिन आप ये नहीं कहते कि ये सूरज इंडिया का है, पूरी दुनिया का है। तो ऐसे ही हाउ कम आप योगा को ये कह सकते हैं मेरी दी हुई स्टाइल है, मेरा है ये मैंने इसको, आपने तो बनाया नहीं, हज़ारों सालों से लिखा हुआ पढ़ा हुआ सब कुछ। हाँ, जो स्टाइल थी वो भी बनी हुई है, बनी बनाई आई है। तो उनका ये कहना था, जब मैंने नहीं कहा कि ये मेरी स्टाइल है या मैंने बनाया है इसको, आप ये कैसे कह सकते हो कि ये आपका दिया हुआ है। तो ये एक थोड़ा कमर्शियल एस्पेक्ट आ गया। वो कैपिटलिज्म करना चाहता है ना यूएस, तो उन्होंने योगा में भी कैपिटलिज्म किया। अब देखिए, एक जो वेस्ट और ईस्ट में बहुत बड़ा फ़र्क है, एक बेचने और अभ्यास करने का, वो आज तक है। शरद जी जब जीवित थे, गुरुजी वो हमेशा एक चीज़ कहते थे, हमेशा तो खैर उन्होंने कई बार ओपनली ये बात को भी कहा था कई और फॉरेन स्टूडेंट्स के क्वेश्चन पे, कि वेस्टर्नर्स अष्टांगा योगा, मतलब इवन उन्होंने अपने उस परंपरा के बारे में भी कहा कि वो 1% सीखा है वेस्ट ने, 100% में 99% अभी भी इंडिया में ही है। उसका कारण ये अध्यात्म जिससे हम जुड़ते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। उनका यही कहना था कि वो 1% ले गए, वो भी आसना प्रैक्टिस ले गए, और उसमें भी उसने उसको सेल करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली आसना प्रैक्टिस ले गए, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छी हो जाती है, तो फिजिकल अपीयरेंस पे सेल किया, और फिर उसको वहाँ पे पैकेज बना के अलग अलग नाम से कोर्सेज बेचने लग गए। आप ये कह सकते हैं। तो यूएस ने बेसिकली कैपिटलिज्म किया इसका, लेकिन ऑथेंटिसिटी छोड़ दी। ऑथेंटिसिटी, क्योंकि कई लोग जो हैं उसको माना उन्होंने कि ये इन्होंने दिया हुआ है, तो कईयों ने तो एज इट इज़ फॉर्म को ही पढ़ाया। कुछ लोगों ने जो उनके पुराने स्टूडेंट रहे, बाद में उसी फॉर्म को ब्रेक डाउन करके अपना नाम दे दिया कि ये हमने इसको ओरिजिनेट करा है, हमारी सोच है। वो आज भी चल रही है, वो तब चलती थी, आज भी चल रही है। बहुत बार मुझे फॉरेनर और इंडियन स्टूडेंट मिलते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि जो भी अष्टांगा योगा माइस्ट्रो स्टाइल कर लेगा, माइस्ट्रो स्टाइल का मतलब जो हमारी परंपरा में है, वो अभ्यास आप कर दोगे तो आप कोई भी अभ्यास कर सकते हो। लेकिन कोई और अभ्यास करने वाला इसको पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये आधा अधूरा नहीं, ये पूरा है। बिल्कुल सर, मैंने किया और मुझे मालूम है कितना ग्रिलिंग होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट्स चाहिए। बिल्कुल सर एक चीज़ बताइए, जैसे ये यूएस में गया, यूएस ने इसको सॉर्ट ऑफ डिसरप्ट कर दिया, स्प्लिट करना शुरू कर दिया, बट कहीं ना कहीं लोगों में ये भी कहना है कि फैमिली भी कहीं ना कहीं स्प्लिट हुई हुई थी, और उसी चीज़ों के ये कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। तो क्या ऐसा है कुछ जॉयस फैमिली में? मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, और ये मेरी अपनी सोच है। आप इससे अग्री डिसअग्री कर सकते हैं, ये मेरी एक अपनी सोच है। तो मैं किसी को नहीं कहता कि मेरे लिए अभी रात है तो आपके लिए भी रात हो, ये मेरा मानना है। परिवार में सोच का विभाजन तो शायद बहुत पहले से था। मतलब अब ये मेरा मानना है कि जब पटाभी, वो किताब में भी लिखा हुआ है कि जब पटाभी जॉयस जी गए थे अपने बेटे के साथ मंजू जॉयस, तो मंजू जॉयस ने वहाँ रहना पसंद करा यूएस में, और उसको प्रोपेगेट करा वहीं रहकर, ठीक है। और वो पटाभी जी इंडिया आ गए गुरुजी, और यहाँ उन्होंने प्रमोट करा, तो मंजू जी जब भी बीच बीच में आते रहे। एक उसके बाद डिफरेंसेस कब कैसे क्रिएट हुए इसका इतना मैं नहीं जानता, लेकिन ये ज़रूर दिखाई दिया है कि गुरुजी के पास होने के बाद, गुरुजी के पहले तक हमेशा ये सुना कि पटाभी जॉयस जी, शरद जी और सरस्वती माँ जी सभी एक ही साथ पढ़ा रहे थे। माँ जी दूसरी शाला में पढ़ाती थी, और पटाभी जॉयस जी और शरद जी एक शाला में, और फिर अपना वो काम ख़त्म करके, मतलब अपने स्टूडेंट्स को सिखाकर पढ़ाकर वो जब आती थी तो यहाँ भी असिस्ट करती थी। गुरुजी 2009 में पास हुए हैं, जिसका मतलब गुरुजी से है बड़े गुरुजी के पटाभी जॉयस जी। 2010 से उन्होंने कमान संभाल ली, शरद जी ने, वो डायरेक्टर बन गए इंस्टीट्यूट के। तो वहाँ से कहीं ना कहीं ऐसा मेरा मानना है कि वहाँ पे माँ जी तो पहले से ही अपनी क्लासेस को पढ़ा रहे थे। 2012-13 तक मैंने देखा है, क्योंकि मैं अभ्यास करता था तो माँ जी आके असिस्ट करती थी। उसके बाद से फिर उन्होंने असिस्टिंग बंद कर दी। उसके क्या कारण थे वो परिवार जानता है आपस में, या और स्टूडेंट्स को मुझसे ज़्यादा अच्छा पता होगा। मैंने ये देखा कि माँ जी ने उसके बाद असिस्ट करना बंद कर दिया था, और वो फिर अपना ही पढ़ा रही थी। और कुछ सालों के बाद गुरुजी जैसे कहते थे कि मैं यहाँ से शिफ्ट होना चाहूँगा, उसके 2-3 कारण रहे।
एक कारण के स्टूडेंट्स की संख्या बढ़े जा रही थी। शुरुआत में भी जब हम करते तो 500-600 लोग आते थे डेली का, तो वो पौने चार बजे से हम अभ्यास शुरू कर देते सुबह के, जो शरद जी सुबह आके 11 साढ़े 11 12 तक रहते थे वहाँ पे। तो उनको चाहिए था स्पेस, के बड़ा स्पेस, ये एक छोटा सा स्पेस है जिसमें 66 लोग 66 एक बार में अभ्यास कर रहे थे, बड़ा स्पेस हो जाए, थोड़ा उनको और फ्रीडम मिल जाए चीज़ों का। तो आई थिंक ये उनका मानना था। वहाँ से वो शिफ्ट कर गए इंस्टीट्यूट, जो अब इस समय लोकेशन पे, जिसको शरद योगा सेंटर कहा जा रहा है, हबल एरिया नाम से जगह है, इंडस्ट्रियल एरिया है मैसूर में, वहाँ पर है ये। और माँ जी वहीं से पढ़ा रही हैं, जो मैंने बताया गोकुलम में, जो पुरानी क्लासिक ओल्ड शाला है हमारी। तो विभाजन विचारों में ज़रूर दिखता था, कहीं भी बात होती थी कुछ तो विचारों में था ही। अब विचारों में था तो वो आपके कहीं ना कहीं व्यक्तित्व में दिखाई देने लग जाएगा। तो ये मेरा मानना है, बाकी हर एक का अपना थॉट है उसको क्योंकि लेकर। मैं 2019 में जो प्रैक्टिस करने गया था, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम था। हाँ। और मुझे वहाँ बड़ा शॉकिंग लगा, आपस में फॉरेनर्स सब यही गॉसिप कर रहे थे कि माँ जी में और उनके बेटे शरद जी में बनती नहीं है। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही थी, मैंने एनीवेज इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें यूएस में बाद में सर्कुलेट होनी शुरू हुई। उससे में भी मुझे आपसे थोड़ा सा आपका पर्सपेक्टिव चाहिए। श्योर। क्योंकि कुछ राइटर्स हैं, कुछ मीडिया है यूएस में, जिन्होंने मी टू को उठाना शुरू कर दिया। पटाबी जॉयस जी के अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें निकल के। ठीक है, तो इसके बारे में क्या आपका वो है पॉइंट ऑफ व्यू? सी अगेन मैं कहूँगा ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। बहुत सारे जो भी मी टू मूवमेंट में जिनके साथ भी सेक्सुअली हरास हुआ या जो भी ट्रॉमा में रहे या आज भी हों, क्योंकि ऐसी चीज़ बुलाई नहीं जाती, मेरी सबसे हमदर्दी है। लेकिन मैं किसी को बुरा या भला नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी एक अपनी सोच है और हर कोई अपनी एक सोच के लिए अपना फ्रीडम है सबके पास। मेरा सिर्फ एज ए इंडियन स्टूडेंट ये मानना है, जो मैं सिर्फ मानता हूँ। पहला तो ये था, उस समय मैं था नहीं जब ये सब हुआ है, नेचुरली मैं बॉर्न भी नहीं हुआ था उस समय, या बॉर्न हो रखा था तो बहुत छोटा था। तो ये चीज़ें 20 25 30 साल के बाद उभर के आती हैं कि किसी के मरने के बाद, क्योंकि पटाबी जॉर्ज जी का तो देहांत 2009 में हो गया और ये जो सारी चीज़ें आई हैं आई थिंक 15 16 या 14 के आसपास आई हैं जो भी। मुझे एक तो ये चीज़ नहीं समझ आई कि किसी के मरने के बाद ये सब उठाना ठीक है, जिसने भी उठाया उसकी अपनी इच्छा है। अब मेरी क्या सोच है उसको लेकर, उस समय भी दुनिया दो पक्षों में बटी हुई थी, फेवर और अगेंस्ट। कुछ लोग फेवर में थे, ये मैं एक बाहरी बात बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ी या सुनी। कुछ लोग फेवर में थे, हाँ ऐसा हुआ, ऐसा किया गया, ऐसा हुआ, उन्होंने डेफिनेटली किया। कुछ लोग अगेंस्ट थे, अगेंस्ट में मतलब उनका ये मानना था ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि उनका ये कहना था कि भाई हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, हमारे भी गुरु थे, हम भी औरतें हैं, हम भी मर्द हैं, हम इतने सालों से जा रहे हैं, तो हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ। तो एक ही दो भाग थे, सबकी अपनी अपनी सोच थी। कुछ लोगों ने ये कहा कि क्योंकि सारी की सारी चीज़ें अमेरिका में उठी, तो ये शायद उनका कुछ अपना सोचा समझा बनाया कुछ हो सकता है। इस पे भी हर एक की अपनी सोच है, क्योंकि वो कैपिटलिज्म तो करना चाह रहे थे योगा पे। तो और हम वैसे भी एक थोड़ा सा इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे अगर मैं बात करूँ तो, हालांकि शरद जी ने इस चीज़ को अपने इंस्टाग्राम पे, जहाँ तक उस समय जीवित थे, ये एक्सेप्ट किया था कि उनके, और उन्होंने ये बात कॉन्फ्रेंस में भी ओपनली कही थी उस समय, कि मेरे रहते हुए मैंने देखा था कि मेरे अप्पा मतलब दादा को, हाँ लेकिन वो अप्पा साउथ में वही है फादर, तो अपने दादा को, नाना को सॉरी, पापा की तरह ही कहते थे। तो अप्पा कहते थे कि उन्होंने उनके सामने, मतलब अब ये कितना उन्होंने सिर्फ ये इन्हीं शब्दों में लिखा होता है इंस्टाग्राम पे भी, कि मैंने देखा उन्होंने रॉन्गली एडजस्ट करा, और कैसे क्या एडजस्ट करा ये मैं नहीं जानता, ये इन्हीं शब्दों में बताया। हाँ पॉस्चर जो भी रॉन्गली एडजस्टमेंट हुए और लोगों ने जो भी कंप्लेंट करी हो, फिर उन्होंने कहा मैंने कभी खुद ऐसा नहीं किया, ना ही मेरा कोई स्टूडेंट ऐसा कह सकता है कि मैंने रॉन्गली एडजस्ट करा हो किसी को। अच्छा, वो अपने आप को सेफ हाँ, गार्ड कर रहे मतलब थे, कि उन्होंने ये दिखाया कि सेपरेटिंग हाँ, हिमसेल्फ कि फ्रॉम भाई पटाबी जॉयस। हाँ, और उन्होंने आई थिंक कहीं ना कहीं ये भी कहा कि ये मेरी गलती रही कि मैं उस टाइम पॉइंट आउट नहीं कर पाया चीज़ें। तो कुछ भी हो, पीयर प्रेशर का, उनके अगेंस्ट भी बातें आ रही होंगी कि आप सेम फैमिली से हो। हाँ, कुछ भी आ सकता था कि आपने उस समय क्यों नहीं कहा गया। अच्छा, इसी दौरान मैंने कभी मंजू जी की कोई ओपिनियन नहीं सुनी, और मंजू जी तो यूएस में ही बैठे थे, मैंने नहीं सुनी, ना पढ़ी कहीं पे, हो सकता है नज़रअंदाज हो गए। लेकिन अगर कोई इस पॉडकास्ट को सुने और किसी कोई जो हमारा मित्र स्टूडेंट कोई भी रहे, इंडियन या फॉरेनर, जिसको ये समझ आए कि उस समय मंजू जी की कोई ओपिनियन दी, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी उसके जानने के बारे में उनकी क्या ओपिनियन रही अपने फादर को लेकर। एक तो ये माँ जी का हमने ये सुना, माँ जी मतलब सरस्वती जी, उन्होंने कहा मेरे फादर ने ऐसा कभी नहीं किया। अब बाद में मैं नहीं जानता कि ये तो भारी चीज़ें सारी की सारी, मेरी अपनी सोच।
अब भाई मैं गुरुकुल परंपरा में कई जगह रह चुका हूँ, आश्रम में रह चुका हूँ, गुरुओं के पास छोटे छोटे गांव में जाके सीख चुका हूँ, और शरद जी के पास आने से पहले मेरे लगभग 3 गुरु रहे हैं जिनसे मैंने बहुत सीखा है। जब मैं इधर आया और ये सारी चीज़ें खुल के आए तो मेरे पास जो सवाल थे अपने आप के लिए थे, जो मैंने पूछे अपने आप से। अगर कोई गुरु ऐसा मेरी बहन या किसी के भी साथ करता है तो मैं उसके पास क्यों जाऊँगा? पहला तो मैं वहीं से जो गुरु शिष्य रिलेशन है वो टूट जाएगा, रिश्ता जो, क्योंकि आपने गलत कर दिया किसी बहन या बेटी के साथ, जो भी है जो बताया गया है, जैसे भी किया गया। एक तो वही है, एक ये पॉइंट आता है। दूसरा, जैसे कुछ पिक्चरें जो अगर आप कोई भी गूगल करेगा उसको दिखेंगी, तो क्या वो पिक्चर्स एक तरफ से देखिए क्या वो रियलिटी है जो दिखाना चाहते थे? क्योंकि अगर मैं किसी को छेड़ रहा हूँ एग्जाम्पल, और मुझे पता है यहाँ पे वीडियो कैमरास लगे हुए हैं, यहाँ पे कैमरास हैं, हर चीज़ मुझे रिकॉर्ड कर रही है, उसके बाद भी मैं किसी को अनजस्टिफली टच करूँगा, कॉन्शियस में इतना है कि मैं जान रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ, उसके बाद भी, और मैं जानता हूँ कि मुझे कई 100 लोग देख सकते हैं या कुछ भी वायरल हो सकता है कल, इतना तो अवेयरनेस होगा। इतना जानने के बाद भी मैं किसी को ऐसे टच करूँगा उस बहाने या किसी भी तरीके से, तो ये थोड़ी सी ये बातें मेरे मन में आई जिनके आंसर पूरी तरीके से नहीं है। हाँ, मेरे पास भी नहीं है, तो ये बातें आई और ये बातें वहीं छोड़ गई, क्योंकि मैं ये समझ पाया कि इस बात का ज़रूर बुरा लगा कि ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा क्या सही में हुआ? एक ही सवाल हुआ तो उस समय क्यों नहीं आवाज़ उठाई गई? और चलो ठीक है, जिस भी कारण आप गुरु से सीख रहे हैं, जो भी हैं। अच्छा, एक बात ये भी, फॉरेनर्स हमेशा ये कहते हैं उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच हमसे ज़्यादा है, इंडिया से ज़्यादा। कई जगह जो हम सुनते हैं, हर बार सुनते हैं, मैं तो इतना ट्रैवल करता आ रहा हूँ 10-12 सालों से ज़्यादा फ़ॉरेन में, तो हमेशा मैं सुनता हूँ कि भाई इंडिया में तो औरतें बोलती नहीं हैं, ये ऐसा वैसा फलाना ढिमाका। जब फॉरेनर्स आते हैं इंडिया में, अब तो खैर स्टिल काफ़ी चीज़ें वोकल हो जाती हैं बहुत जल्दी, इंटरनेट पे और चीज़ों पे सर्कुलेट करती हैं। उस समय अगर आपस में भी, जैसे बताया उन्होंने, कम्युनिटी में बातें करी, तो सभी ने एकजुट होकर क्यों नहीं बात करी? और इतने सारे जो लोग बैठे थे सबको तो दिख रहा था। किसी ने तो ये तक कहा है कि मेरी वाइफ के साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, मतलब एज ए मैन। और ये सारे कहने वाले फॉरेनर्स थे? हाँ, ये सारे मतलब इंडियंस उसमें तो मुझे नहीं मिले। हाँ, पुराने इंडियंस जो, मतलब एक वो भी इंडियंस है जो अपने आप को इंडियन नहीं मानते। प्लस एनीवेज आई थिंक अष्टांगा में 10% ही इंडियंस की प्रैक्टिस। 10% भी ये वो हैं जो अच्छा खासा कर रहे हैं घर से। हाँ, अष्टांगा योगा माइसो स्टाइल वो ही आदमी करने जा रहा है इंडिया में। जो मेरे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट ने एक बहुत अच्छी सी मुझे डेफिनेशन दी थी, जो बहुत हद तक ठीक है, कि आप वेल टू डू फैमिली से हो, जिसको हम कहते हैं कि अच्छा खासा परिवार है, आपको पैसे की परवाह नहीं है, तो आप वेल टू डू फैमिली से हो तो ही आप अष्टांगा सीख सकते हो, क्योंकि उसको सीखना महंगा है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। कॉस्ट बहुत, आप खुद ही सोच लीजिए 18-19 में, मैं सन 2010 में गया था, बुलेट मेरे पास थी, वहाँ जाने के लिए, फ़ीस देने के लिए बेच के गया था मैं उसको। मैं कई महीनों से, सालों से सेविंग कर रहा था जाने के लिए। तो मैं अपना वहाँ, आप एज ए इंडियन स्टूडेंट जाओगे, एक अच्छी खासी फ़ीस दे रहे हैं आप वहाँ पर, उसके बाद आपका एकोमोडेशन आपको देना है, फूड आपको देना है, तो ये कई चीज़ें जो एडेड ऑन एक्सपेंसेस हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता फॉरेनर्स के लिए सस्ता है, मैं ये नहीं कहता, उनके लिए भी महंगा है, लेकिन एज ए इंडियन इंडिया में सीखना, भाई योग को सीखना जो कि हर पार्क में आदमी सिखा रहा है आपको, और इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई, तो बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक जो जॉइस फैमिली ने कॉस्टिंग रखी थी उसकी वजह से बहुत इंडियंस कट गए, और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा एक्सर्टिंग थी, तो वहाँ भी कुछ कटे इंडियंस। वो तो इवेंचुअली आई थिंक सारा वेस्ट में ही जा रहा था इन्फ्लुएंस। डिमांडिंग बहुत है, आपकी बॉडी डिमांडिंग है, डिमांडिंग इस मामले में भी है। तो खैर, एक तो वो ओपिनियन वाला अगर हम बंद करें टॉपिक के, ये मेरी ओपिनियन रही, यही मेरी सोच है कि कई सवाल आए मेरे दिमाग में, लेकिन ओपन रहे। हाँ, ओपन रह गए, क्योंकि मैं ऐसे किसी से नहीं मिला जिनके साथ कभी कुछ हुआ, और हुआ तो ठीक है, मतलब उन्होंने अपनी राय नहीं बताई कि ऐसा। मैं ये नहीं कहता कि सही है गलत, मैं उस मामले में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक आपके सवाल उठते हैं। अगर आज के टाइम पे कोई, मतलब मैं ये नहीं कहता कि, जैसे मैंने बहुत जगह सुना है कि लड़की की ही गलती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह सकता हूँ डेफिनेटली, लेकिन मेरे कुछ और भी सवाल हैं। उस समय हुआ तो वो तो पूरी की पूरी कम्युनिटी होती थी, सबने मिलके क्यों नहीं बात? हाँ, सबने क्यों नहीं इस क्वेश्चन को रेज करा, क्यों ऐसे बातें दब गई, और 20-30 साल बाद। क्योंकि फॉरेनर्स तो फिर भी रैशनली सोच लेते हैं, इंडियंस चलो गुरु के उसमें ब्लैंकेट में हो सकता है, चलो कह सकते हैं चलो गुरु भाव में, हाँ, गुरु भाव में हम ब्लाइंड हो गए, ये भी रहा। और उसमें अब जैसे बातें खुल के आई, अच्छा, कई लोगों ने कहा कि भाई हम तो पटाबी से रिलेट नहीं करते इस प्रैक्टिस को, ये वो और बातें, लेकिन आप उसी प्रैक्टिस से आपका धंधा चल रहा है,
उसी प्रैक्टिस से आप लाखों कमा रहे तो अभी शेमिंग भी कर रहे हो, हो, शेमिंग भी कर रहे हो, पैसे भी कमा रहे हो। हाँ दोनों तरफ से, दोनों तरफ से। तो ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कहता गलत को मैं गलत ही, हाँ, बट इसमें क्या यूएस का प्रोपेगेंडा हो सकता है? ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस बात पे मैं ये हूँ कि अब वो आदमी जीवित नहीं है कि वो अपने आप को डिफेंस कर सके। हाँ, और बाकी सपोर्ट में कोई नहीं है। सपोर्ट में कोई नहीं है, तो अब आप, और उस समय का ऐसा कोई रिकॉर्डिंग या कुछ वर्ड ऑफ माउथ या कुछ नहीं है, तो उन्हें ऐसे में एस्केप गोट बनाना आसान हो जाता है। अब और अगर हम एक और पक्ष को देखें तो एक ही पक्ष के अगेंस्ट में ही बात हो रही है ना सारी। अगर आप ये कहें कि अजय को नहीं आता नहीं आता नहीं आता और 100 लोग खड़े हो जाएं वो नहीं आता, तो 101 को आदमी मान लेगा। हाँ, ड्रिल कर दिया माइंड में। तो हाँ, तो ये कहीं ना कहीं फिर से ऐसा हुआ है जो इंडिया में बहुत पहले से होता आ रहा है, वेस्ट इंडिया को डिवाइड एंड रूल करता है। वो है भी, इन्होंने पता जॉइस फैमिली को भी डिवाइड एंड रूल किया मोस्ट लाइकली। मैं डिवाइड एंड रूल तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ आप इम्प्रेशंस में रहते हैं। मतलब उन्हें ये समझ में आ गया था कि फैमिली डायनेमिक्स थोड़े वीक है। फैमिली पे तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरे 10 में से 9 स्टूडेंट फॉरेनर्स हैं और 1% इंडियन है, इंडियन है, 1% से भी कम है मैं कहूँ तो ये मैंने आर्टिकल भी लिखा हुआ है इस चीज़ के ऊपर कि भाई अगर उस अभ्यास को करने वाले आप कहते हो इंडियंस, अगर एक सीधी बात कहें, तुमने मुझसे सुना, मुझसे पहले सुना ही कितनों ने। योग की बात करें तो अष्टांग योग जब हम इधर या नॉर्थ में या कहीं भी बात करते हैं तो सीधा आता है 8 लिम्ब पाथ है, ये 8 लिम्स की पाथ है और कुछ नहीं है। लेकिन जब हम अष्टांग योग स्पेसिफिकली मैसूर स्टाइल की बात करें, फिर आदमी खर्चा लगाए पहुँचे, तो वहाँ पे संख्या वैसे ही कम होती जाती है जैसे सुनने का। आज भी अगर जाएँ तो 50 तो बहुत ज़्यादा कह दूंगा मैं, 50 लोग 50 इंडियन उसको कर रहे हों एक इंस्टीट्यूट के अंदर तो बात है 500-600 में से। अब मैं जब कर रहा था, मैं बताता हूँ, 500-550 लोगों में 3 इंडियन होते थे। बाप, तो कौन सी परसेंटेज में हम इसको काउंट करेंगे? अच्छा, मैसूर योगा जो जिसकी हम बात कर रहे हैं आज पॉडकास्ट पर, ये पॉपुलर है। मैसूर में ही बता दो इसको कितने लोग करते हैं, कितने लोकल करते हैं। टीचर पढ़ाने वाले तो हैं क्योंकि वो बिजनेस है, पढ़ाने वाले तो हैं, करने वाले कितने हैं? तो इसका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू उठा के बहुत सारे लोग सीख के अभी यूएस में बहुत महंगी वर्कशॉप्स भी लेते हैं। वो है, सबका है, बहुत महंगी वर्कशॉप्स हैं यूएस। खैर मैं ये कह सकता हूँ, अगर आप किसी चीज़ को, आई मीन देयर इज नथिंग बैड कि आपने उसको सीखने में इतना समय पैसा चीज़ें दी हैं, समय तो बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। तो अगर आपकी नॉलेज के बाद आप एक नॉलेज की अपनी वर्थ लगाते हैं, दैट्स ओके। जो मैं मानता हूँ कि हम किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं या हमारे बच्चे या आपके बच्चे कहीं भी पढ़ने जाएँ, हम चाहेंगे वो अच्छी जगह पढ़े। तो एंड ऑफ द डे एक कोई अच्छा टीचर है तो वो एक अपनी वर्थ जानता है, तो उस वर्थ पे वो अगर वो मांग रहा है जो भी और उसको देने वाले लोग हैं, तो आई थिंक दैट्स फेयर इनफ। सर जैसे ये सब कुछ इतना डायलेमा है इस फील्ड में, अब शरद जॉइस जी के देहांत के बाद माँ जी इज 80+, जॉइस फैमिली ऑलमोस्ट डिसरप्टेड है। अष्टांग का क्या फ्यूचर, क्या ये वेस्ट ही चला जाएगा? दिखता तो ऐसा है। पहले मैं कहूँ कि शरद जी जब जीवित थे, गुरु जी जब जीवित थे, तब भी नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स जो मैंने देखा 15 सालों के इसमें, और इस बात से कोई डिनाई नहीं करेगा क्योंकि वहाँ जितने इंडियन जाते हैं वो सब दिखता है। मतलब आपको अब आज भी जो क्लास में लोग आए उन्होंने भी यही बात कही। कोविड के समय क्योंकि फॉरेनर्स का आना बंद था, ट्रैवलिंग बंद थी, तो उस समय जो फॉरेनर्स इंडिया में रह गए थे और ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स का क्राउड, क्योंकि योगा को कोविड में बहुत बड़ा पुश मिला था, तो वहाँ जितने 100 की संख्या में, 100-125 की संख्या में, वो ही एक टाइम था गुरुजी के पास, गुरुजी मतलब शरद जॉइस जी के पास इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या भरपूर मात्रा में थी, मैक्सिमम जो कहूँ 100-125। उसके बाद 22-23 में जब भी मैं गया तो तब इतने नहीं थे, नंबर ड्रॉप हो गया। अच्छा यही बात कहें, उनकी वर्कशॉप, ये एक फ्यूचर का एक, मैं आपको कहें तो दूर से आपको दिखा रहा हूँ नज़ारा कि क्या हम एक क्या बात कर सकते हैं। तो गुरुजी ने जब भी इंडिया में वर्कशॉप्स पढ़ाई हैं, जो कि ज़्यादा नहीं पढ़ाई, इंडिया की ही बता रहा हूँ मैं सिर्फ, तो इंडिया में उनकी वर्कशॉप में मेरे ख्याल से 50-60 से लोग से ज़्यादा नहीं है। जो मुंबई में हुई थी, पुणे में आई थिंक 20 एक लोग आए थे हाल फिलहाल की। एक व्यक्ति जिसकी इतनी प्रतिष्ठा है, जिस क्षेत्र में वो काम करता है फॉरेन में, इंडिया में कुछ नहीं है, उसके कंपैरेटिवली जानता नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं। पटाभी जॉइस जी को कोई ढंग से योगा वाले ही पटाभी जॉइस को प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं ढंग से। तो एक ये है, अष्टांगा को अष्टांगा कहा जाता है इंडिया में, अष्टांगा को ही पावर योगा कहते हैं हमारे जो इंडियन है। तो अब इन चीज़ों में आप ये देख लीजिए कि हमें नॉलेज कितनी है हमारे ही अपनी धरोहर की, अगर हम उसको कहें, है तो इंडियन नहीं प्रमोट करा ना सब कुछ, लेकिन फिलहाल एक डाइंग आर्ट की स्टेज पे आ चुकी है। एक ही मान। अब ठीक है, उसी तरफ में एक आपको फॉरेन का पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो गुरुजी की वर्कशॉप्स में 300 नंबर तो बहुत नॉर्मल रहा है फॉरेन में, 300, 400, 500, 150, 200 तो बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल नंबर है।
चाइना में भी हाल फिलहाल में उनकी वर्कशॉप हुई थी 5 दिन की, डेली के 1100 लोग आ रहे थे। 1100 लोग चाइना में? चाइना में 1100 लोग योगा सीखने आ रहे हैं। एक आदमी से एक आदमी खड़ा हुआ जो सिखाने, गुरुजी की बात कर रहा 1100 लोग? हूँ। हाँ, डेली के। तो प्रतिष्ठा ये देखिए कि वो कहाँ, अब आप मुझे लोग बताने की इंडिया से जरूरत जा है। ही चुका है, मतलब हाँ, नंबर्स देख के पता चल रहा है कि ये आर्ट जो इंडिया में बनी थी वो इंडिया से जा चुकी है ऑलमोस्ट, और उसे फिलहाल डेथ बेड पे संभालने वाला कोई नहीं है। कह सकते हैं। अब यहाँ पे संभालेंगे भी तो फॉरेनर संभालेंगे इसको। अच्छा, इंडिया में, और शायद वही हो रहा है शरद जी के बाद। इंडिया में संभालने की भी बात है तो हम एक अपने पर्सनल लेवल पे पढ़ा सकते हैं। जैसे मैं हूँ और कई इंडियन टीचर्स हैं। शर्मिला की बात कहूँगा मैं। शर्मिला इंडियन है जो गोवा में शाला रन करती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि मैंने कभी देखे नहीं और इंडियन स्टूडेंट्स। शर्मिला और मैं, हम 2 ही लोग हैं जो गुरुजी के रहते हुए जितना हम सीख पाए, जितना भी हम सीख पाए उनसे मैक्सिमम में, इंडियन नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स में बात करें तो। शर्मिला मेरी गुरु बहन है, मुझसे आगे सीखा हुआ है, और पिछले आई थिंक गलत नहीं तो 10-1 साल से वो मैसूर नहीं आ रही। वो अपने गोवा से अपना प्रोग्राम रन करती है और अच्छा प्रोग्राम है उसका। तो उसके पास यही 100-125 लोग जाते रहते हैं, उससे भी ज़्यादा जाते होंगे। तो एक वो इंडियन है, मैं हूँ अपने लेवल पे उसको प्रमोट कर रहा हूँ जहाँ भी, और भी कुछ जो भी टीचर्स हैं इंडिया में वो उसको अपने ढंग से प्रमोट करें। लेकिन अगर आप ये शरत योगा सेंटर की वेबसाइट पे जाके देखेंगे और इंडिया एज ए एशिया में जाएंगे, डायरेक्टली में खोल के देख लीजिए नंबर ऑफ़ टीचर्स इंडिया में, और फिर उसको कंपेयर करना शुरू कर दीजिए रेस्ट ऑफ द एशिया में, रेस्ट ऑफ यूरोप में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको वहीं दिख जाएगा कि कितने एक्चुअली इंडियन टीचर्स इसको ऑफिशियली जॉयस फैमिली से सीख के सिखा रहे हैं। एक तो ये अनऑफिशियली बहुत है। अनऑफिशियली में भी परंपरा में नहीं सिखा रहे, मॉडिफिकेशंस आ गई, शॉर्टकट में सिखा देते हैं सीरीज को। फ्यूचर तब है जब हमारी जनसंख्या जो वर्ल्ड में इस समय सबसे ज़्यादा है, अगर हमारी जनसंख्या का 1% भी इस स्टाइल को करने लग जाएगा तो तब हम फ्यूचर की बात करेंगे। अभी तो वो 1% भी काम नहीं कर रहा है। मैसूर में ही नहीं कर रहे, अब तो रेस्ट ऑफ द स्टेट्स की तो छोड़ ही दो। दिल्ली में ही, दिल्ली की जितनी पॉपुलेशन है, मैं कहता हूँ अगर दिल्ली के हर कोने में भी टीचर बैठा दो और 20-20 लोग भी चले जाएं उसके पास, तब भी हम कितना कवर कर देंगे। ये इकलौती योगा फॉर्म है जिसकी बहुत कम अवेयरनेस है, बहुत कम अवेयरनेस और बहुत कम करने वाले हैं, क्योंकि एक तो पहले बहुत मुश्किल है, दूसरा इसको पहले ही वेस्टर्न है, प्लस महंगा है। हाँ, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। तो पब्लिक कटती चली जाती है। थोड़े कारण हैं। बाकी अगर इसको प्रमोट करना है तो हर चीज़ के प्रमोट, हाँ ये ज़रूर है। अगर मैं देखूं कि 70s 80s 90s के टाइम से जो मैंने सुना है मैसूर में भी कि नंबर ऑफ़ इंडियंस कैसे, और गुरुजी के पास तो 15 साल से तो लाइव देखा ही है हमने कैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ा है। तो हाँ है, ठीक है, ठीक ग्रोथ हो रही है, लेकिन ऐसी ग्रोथ नहीं है जिसको हम कह दें कि बहुत ही प्रचंड मात्रा में, बहुत ही एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स हम ग्रोथ की बात कर दें, ऐसा कुछ नहीं है इंडिया में, अगर मैं इंडिया की बात कहूँ। लेकिन अब मैंने ऐसी कंट्री सुनी, यूरोप में छोटी कंट्रियों से लोग आ रहे हैं सीखने, छोटी कंट्रियों से लोग आ रहे हैं सीखने, अरब कंट्रियों से लोगों ने आना शुरू कर दिया सीखने के लिए। इंडिया ही रह गया है पीछे, सॉरी टू से, लेकिन सॉरी टू से इन टर्म्स ऑफ अगर हम इसके फ्यूचर की देखें तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस तो सर्वाइव कर जाएगी। सही, प्रैक्टिस तो सर्वाइव कर रही है, कर बट हो जाएगी। सकता है यूएस में ही सर्वाइव कर, उधर ही फॉरेन ज़्यादा सर्वाइव करेंगी। सर जैसे इंडिया में जो भी अष्टांग योगा सिखा रहा है, जो उनकी क्लासेस में कितने % इंडियंस होंगे या कुछ ऐसा आपको आइडिया है? सी, अगर हम स्टेट्स की बात करें ना तो छोटी स्टेट्स में ठीक है, लोग अपना काम कर रहे हैं, लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर हम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात करें, सी स्पेसिफिकली मेट्रोपॉलिटन्स में तो ठीक है, आप कह सकते हैं थोड़े से नंबर्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, 15-20, लेकिन 20 एक बहुत ही पॉजिटिव नंबर है जो मैं कह रहा हूँ। 7-8 साल मैंने दिल्ली में ग्रेटर कैलाश में, अब भी आते थे, ग्रीन पार्क में भी शाला रन करी। शुरुआती दौर में मेरे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स विद इन 3 हफ्ते के अंदर फॉरेनर्स का हो गया था। 2 लोग से शुरू किया था, 11 लोग हो गए थे, 11 में से 9 फॉरेनर थे, 2 इंडियन थे। उसके बाद धीरे धीरे वो नंबर चेंज हो गया। नंबर चेंज हुआ कि 30 लोग भी आए, 35 लोग भी आए, लेकिन उन 35 में फिर फॉरेनर्स कम हो गए और ट्रैवलिंग फॉरेनर्स ज़्यादा हो गए थे, जो ट्रैवल करते थे, जैसे जो आ रखे हैं, डेली आए हुए हैं, हफ्ता 10 दिन महीना ऐसे, और इंडियन नंबर्स बढ़ गए। लेकिन उसमें भी जैसा हमने बात करी, मैं कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी रखता था जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ और स्टूडेंट्स भी थे जो इस प्रोग्राम में मेरी हेल्प करते थे, कि वो कहते थे आई एम फाइन, आई एम हैप्पी टू पे समवन एल्सेस फी, कि मैं किसी और की फ़ी दे देता हूँ आपको। तो एज अ कर्म योगा ऐसे भी थे, तो वहाँ पे ही था, लेकिन ये मेरा मैक्स नंबर था। अब और स्टूडेंट्स का जिनका मैंने सुना है, जो कॉलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, साथ में काम कर रखा है, मैंने एक बहुत रेयरली सुना है कि 20 लोग डेली आते हैं उनके पास, इंडियंस। शर्मिला है, अगर मैं शर्मिला की बात कहूँ तो शर्मिला के पास जो मैक्सिमम नंबर होगा वो फॉरेनर है सारा का सारा। अगर 100 लोग आते हैं, 100 में उसके पास 15-20, बहुत बढ़ा के कह रहा हूँ मैं नंबर ज़्यादा, क्योंकि वो वैसे भी गोवा में है। तो गोवा में अब मान लीजिए टूरिस्ट पॉपुलेशन क्या है, केरला में पिछले 2 साल मैंने प्रोग्राम रन करे, फॉरेनर्स पॉपुलेशन ज़्यादा थी,
इंडियन थे, लेकिन फॉरेनर एनी हाउ ज़्यादा था। जो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अगर इंडिया में इंडियन टीचर पढ़ा रहा है सालों के अभ्यास के बाद, अच्छा है बुरा कहें एक बार को, और उसके पास सीखने वाले ही फॉरेनर ज़्यादा हैं, तो इंडिया में कहाँ से प्रमोट हो गए हैं? तो ये प्रैक्टिस मोस्टली फॉरेन हैंड्स में जा चुकी है। कहें तो क्योंकि सीखने वाला वही है, उसको सीख के वही ले जा रहा है। अब जैसे संस्कृत है, एक समय सबसे ज़्यादा मतलब जब प्रचलित थी, अभी भी मैं फ़ॉरेन में जाके सुन रहा हूँ कि फ़ॉरेनर ज़्यादा पढ़ रहे हैं संस्कृत को। अब ठीक है, गुरुकुल जो पहले से कम थे अब वो बढ़ गए हैं, संस्कृत और प्रचलित भाषा उसमें आ रही है, लोग सीख रहे हैं इसको। आई थिंक काफ़ी चीज़ें रिवर्स ही चल रही हैं कि हाँ। वो लोग अष्टांग योगा सीखना चाह रहे हैं, हम पिलाटेस सीखना चाह रहे हैं। वही सो मतलब हाँ। हम वेस्ट का सीखना चाहते हैं, वो हमारा सीखना Definitely। चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत मेजॉरिटी अमाउंट ऑफ डिफरेंसेस हैं, आ रही है। और उसमें हमारी खुद की जो आर्ट फॉर्म है इंडिया की, वो चली जाती है। हाँ, तो अष्टांग उसी में जा रहा है ऑलमोस्ट। कह सकते हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि फॉर्म खत्म हो जाएगी, फॉर्म रहेगी, लेकिन किस दुनिया में ज़्यादा रहेगी। हाँ, मतलब उसको सॉर्ट ऑफ अभी उस पे काफ़ी सारे ओपन एंडेड सवाल हैं, हाँ, जो मतलब फैमिली को या फिर किसी को उठ के अब क्लोज करने पड़ेंगे। मैं तो सिर्फ ये सोचता हूँ, मैंने 15 सालों में नंबर ऑफ इंडियन जो देखा है उससे और कम हो गया। अब गुरुजी के पास होने के बाद, उनके देहांत के बाद वो नंबर कम हो गया है। अब अगर नंबर ही कम हो गया तो अब जो मेन जिसको हम कहें सोर्स, जहाँ से लोग सीख रहे थे, अब वहीं पे इंडियंस धीरे धीरे कम हो जाएंगे या हो रहे हैं। तो अगले 10 साल में वैसे ही ऑलमोस्ट तो नेग्लिजिबल हो जब जाएगा। अभी भी नंबर ऑफ फॉरेनर पहले भी ज़्यादा था, अब भी ज़्यादा है, तो हम उसको इंडिया में प्रमोट ही कहाँ से होगा फिर वो। थैंक यू सर, थैंक यू। आई थिंक दिस विल ब्रिंग लॉट ऑफ अवेयरनेस टू पीपल एंड जिनको कंफ्यूजन है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कंट्रोवर्सीज एटलीस्ट मैं हैं। कह सकता हूँ कि एक point of view इंडियंस में ही मिलेगा। कंफ्यूजन है। हाँ, correct। हाँ, एटलीस्ट इंडियंस के लिए अगर जो मैंने मतलब मेरे जो भाव रहे, मेरी सोच रही, तो एटलीस्ट इंडियन जो लोगों की सोच है वो क्लियर हो गई यहाँ पे। हाँ, करेक्ट। सर मुझे थोड़ा सा आज आपसे समझना है अष्टांग योगा और जो और बहुत सारे टाइप्स ऑफ वर्कआउट तो लोग इंडिया में कर रहे हैं, जिम भी जाते हैं, बहुत कुछ हो रहा है। मैंने खुद अष्टांग योगा प्रैक्टिस किया और मैंने लोगों से सुना है, लोग डरते हैं अष्टांग योगा से कि इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा क्यों है, थोड़ा सा इसको समझाइए, और अष्टांग योगा में क्यों होती है इंजरी? पहला तो यही है कि अगर हम कोई भी चीज़ अपने शरीर से सेंसिटिव होकर ना करें तो इंजरी चांसेस ज़्यादा हैं। एक सिंपल सी चीज़ है, जैसे आप जिम करते हैं, रनिंग करते हैं, कुछ भी करेंगे तो एक वार्म अप रूटीन होता है उसका। आपने जॉइंट मोबिलिटी कर ली, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा लिया, उसके बाद आप कुछ भी करेंगे तो नंबर ऑफ़ इंजरी चांसेस रिड्यूस हो जाता है। अष्टांग में क्या है कि एक तो सीखने वाले, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, आप ये देखिएगा कि कभी भी आप एक रूम में जिसमें अष्टांग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैं कह देता हूँ एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अपने आसपास के लोगों का एज ग्रुप देखिएगा, उसको करने वाले 20-25 से शुरू होकर 40-45 तक जाएंगे। उससे ऊपर आपको कम मिलेंगे, 50 की एज में, 60 की एज में बहुत कम लोग मिलेंगे, 55 के ऊपर तो बहुत ही कम मिलेंगे। सिर्फ वो लोग मिलेंगे जो पहले से 5 साल, 10 साल, 20 साल से कर रहे होंगे, और कोई नहीं मिलेगा, पहला। दूसरा, एक ऑलरेडी एज ग्रुप में आप प्रैक्टिस बहुत डिमांड करती है बॉडी पे, सडनली आपको स्ट्रेच करना है, पुश करना है, पुल करना है, तो इन चीज़ों में आपको कहीं अगर आप वार्म्ड अप नहीं हो तो चांसेस इंजरी के बढ़ जाते हैं, पहला। दूसरा, कॉम्पिटिटिवनेस, कि आप जब करोगे तो आपको क्या पता जो आपके बाजू में करो वो 10 साल से अभ्यास कर रहे हैं, आप उसको उड़ता हुआ देखोगे, जिसको हम फ्लाइंग कह देते हैं मैट पे, या कई लोग मुझे कहते हैं। तो अगर आप मुझे देखोगे और ये सोचो यार मैं ऐसा कर लूँ, तो वो ऐसा करने के चक्कर में वैसी चोट लग जाएगी। कंपैरिजन ही गलत हो। तो तुलना दुख का कारण है। मैंने एक गुरुजी का पढ़ा था, तो तुलना दुख का कारण, वो तुलना के चक्कर में तो इंजरी आती है सबसे पहले, जिसको हम जिम में भी कह देते हैं ईगो लिफ्ट, कि आपने किसी और को देखा, कोशिश करी, लग गए। करेक्ट। तो चोट लगने के एक तो इंजरी का ये चांस है। हाँ, प्रैक्टिस अपने आप में इंजर्ड नहीं कर रही है, लेकिन प्रैक्टिस डिमांडिंग है, ये ज़रूर है। और आपने अगर उसको काम माइंड से चीज़ को नहीं समझा, या अभ्यास को नहीं समझा, या सेंसिटिव नहीं हुए शरीर के, या आपको लग रहा है कि नहीं मैं आज ही करना है, या पुश कर सकता हूँ, या किसी ने आपसे पूछे बगैर पुश कर दिया, जो कि होता है कई बार, तो चांसेस ऑफ इंजरी है। एक ये है। तो सर कहीं ना कहीं योगा में जो एक्चुअली जो आप बता रहे हो संतुलन रखना, फिलॉसफी तो यही कहती है कि अपनी बॉडी के हिसाब से चलो, ठीक, अपना कंपटीशन अपने आप से करो। लेकिन हम इतना ज़्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में, आप जिम को देख लो, सब फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से एग्जर्ट करने लगे हुए हैं। मतलब मुझे 4 दिन में ऐसा दिखना है, उसके हिसाब से। तो आई थिंक, क्या आपको ऐसा लगता है कि सब एस्थेटिक अपीयरेंसेस के ऊपर काम कर रहे हैं आजकल, फिट हेल्थ के अलावा? मतलब हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, अगर हम कहें तुम, मैं, कोई भी, ठीक है, लेकिन हम इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि वो अच्छा लगने में समय लगता है। कंसिस्टेंसी रहेगी, डिसिप्लिन रहेगा तो आपका रिजल्ट आएगा।
आप वैसे तो भगवत गीता को फॉलो करते तो ये कहते हैं आपके सिर्फ कर्म में आसक्ति हो सकती है, फल में नहीं। अब यहाँ पहला है कि मुझे फल ये चाहिए इसलिए मुझे ये कर्म करना है। तो जब आप सोचेंगे अच्छा अष्टांग योगा करके वो ऐसे दिखते हैं तो मुझे ऐसा दिखना है, लेकिन आपको ये क्या पता है कि वो योगा के अलावा क्या क्या करते हैं या क्या क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते, तो उन चीज़ों का अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपसे बाहरी आपने उनका रिफ्लेक्शन अट्रैक्शन देखा तो उसके हिसाब से आपके प्रभाव पड़ा, आपने कहा नहीं ठीक है मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा बन जाऊँगा, आपने करना शुरू करा, आप उस चीज़ में इग्नोरेंट थे और बस गुट गो वहाँ पे आपको इंजरी वेट कर रही है, इंजर्ड हो गए। सर बहुत हद तक लोगों को जिम में लगता है कि जिम आपको डिपेंडेंट बना देता है इक्विपमेंट में, जबकि योगा आपको अपनी बॉडी पे डिपेंडेंट बनाता है कि आप बॉडी वेट से सब कुछ कर लोगे। इन दोनों चीज़ों में आपको क्या लगता है और आप क्या प्रमोट करते हो? मैं बचपन से ही बहुत एक्टिव था, अभी भी हूँ। तो मैं दंड, रस्सा चढ़ना, भाग दौड़, ये इन चीज़ों में था, फुटबॉल खेलना और मतलब बहुत सारी, मतलब जो भी एक्टिविटी आप कहें तो आई वॉज ऑलवेज हैप्पी टू डू इट। अब वो एक्टिवली मैं जो करता था उसी वजह से मैं अष्टांगा में बहुत जल्दी सीखता चला गया, एक ये प्लस पॉइंट था मेरा। तो मैं ये नहीं कहता कि जिम गलत है, मैं ये नहीं कहता कि योगा गलत है। हाँ, एक जैसे हम एक बैलेंस की बात कर रहे थे, आप एक बैलेंस ढूंढ सकते हैं। अब मेरे लिए आई कैन डू अभी क्रॉसफिट और 2 घंटे बाद योगा, तो आई एम स्टिल फाइन। अब कोई सोचे कि नहीं मुझे यही करना, तो आपको ये नहीं पता ना मेरा बैकग्राउंड क्या है। मेरे किसी वीडियो पे किसी ने कमेंट करा है, किसी फ्रेंड ने कहा कि मैंने सपाटे करे। अरे आप तो आपने इन्फ्लुएंस होके करे, आपको क्या पता मैं 6 साल की उम्र से सपाटे ही करता आ रहा हूँ। तो मैं तो उस गांव से बिलोंग करता हूँ जहाँ सारे पहलवान निकले हैं। तो अब पहलवान जाके इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, तो हर एक को ये लगता है कि भाई ये आप इन्फ्लुएंस हो गए और ये अभी शुरू हुआ है, ये अभी शुरू हुआ है। तो हम सोशल मीडिया से लोगों को लग रहा है पहले 6 साल पहले सब कुछ शुरू हुआ। हाँ, तो हम तो पहले से ही करते आ रहे हैं। हाँ, अगर मैंने भी वो चीज़ वीडियो पे डाल दी तो आपको लगता है कि ये इन्फ्लुएंस होके की है, तो एक ये थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं आता है फ़र्क। दूसरा मतलब हाइब्रिड अप्रोच होनी चाहिए। हाँ, आप ये देखिए आपको आई मीन व्हाट मेक्स यू हैप्पी इन द एंड। अगर मैं अपने आप से Self सवाल reflection। करूं, हाँ ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिसमें मुझे बार बार इंजरी हो रही है, तो मैं कहने को गलत कर रहा हूँ। मतलब आप अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार सकते हैं। अब सर जैसे एक चीज़ बताइए, बहुत सारे जिम वाले लोग स्टिफ फील करते हैं, बॉडी स्टिफ हो जाती है। योगा में बहुत होते हैं स्ट्रेंथ पे काम नहीं करते, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। इस कन्फ्यूजन को थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें समझ नहीं आती हैं लोगों को। मैं ये मानता हूँ कि योगा और जिम अगर कॉन्शियसली किया जाए तो दोनों बेनिफिट हैं आपके पास। मतलब जिम जैसे अब हम जिम में मसल के साथ प्ले कर रहे हैं, ठीक है, और आप जिसमें किसी को मसल मास ज़्यादा चाहिए या लीन मसल मास चाहिए या जिस भी ढंग से हम बात करें, तो योगा की एक अपनी लुक होगी, क्योंकि योगा में आप सिर्फ बॉडी वेट के साथ काम कर रहे हैं। अब उसमें जैसे हमने बात करी कि एक रबर बैंड है जिसको आप सिर्फ खींचते रहेंगे तो टूटेगा, तो आपको स्ट्रांग बनना होगा। तो आपको ये भी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ इसमें स्ट्रेंथ का कितना रोल है और फ्लेक्सिबिलिटी का कितना। जनरली जब मैं वर्कशॉप्स पढ़ाता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि हम में दोनों चीज़ें हैं, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी। कुछ लोगों में स्ट्रेंथ ज़्यादा, कुछ में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा। एज नेचर की जब हम बात करें तो मेन और वेमेन में जब हम डिवाइड करते हैं कि वेमेन्स आर मोर फ्लेक्सिबल देन मेन। ये मेरी क्लासेस में या किसी भी क्लासेस में योगा की ऑल ओवर वर्ल्ड में देख चुका हूँ, जितना भी मैंने ट्रैवल करा है। योगा क्लासेस में नंबर ऑफ वेमेन इज ऑलवेज मोर, औरतों की संख्या हमेशा ज़्यादा होती है फीमेल की कंपैरिजन टू मेल, क्योंकि मेल ये सोचते हैं कि भाई ये तो सिर्फ फीमेल्स के करने की चीज़ है, बिकॉज दे आर नेचुरली फ्लेक्सिबल। और फीमेल लड़के तो इससे उसको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट करते हैं कि हमारा नहीं है ये टाइप। अच्छा, ये भी। अब यही चीज़ अगर लड़कों आप जिम में जाएंगे तो जिम में आपको मेल पॉपुलेशन ज़्यादा दिखाई देगी। हाँ, उल्टा रिवर्स हो जाता है पूरा। तो यही चीज़ें आप हमने देखनी। अच्छा, उसी में मेल्स में आप जितना भी जिम कल्चर में देखेंगे उसमें कूल वार्म अप और कूल डाउन है, जो हर कोई नहीं करता। मैं ये कह सकता हूँ लोग करते हैं लेकिन हर कोई नहीं करता। 10-15 मिनट का वार्म अप, और जो भी प्रोफेशनल्स या थॉरो प्रोफेशनल्स हैं जो अपने शरीर पे काम करते हैं वो दोनों चीज़ें करते हैं। तो अगर आप जिम करते हैं तो आई वुड रिकमेंड यू स्ट्रांगली कि आप स्ट्रेचिंग पे ध्यान दीजिए। आप अगर क्लासिक बॉडी बिल्डिंग देखेंगे उसमें कई बॉडी बिल्डर्स थे जो स्ट्रेचिंग को रेकमेंड करते थे। कई ऐसे बॉडी बिल्डर्स थे जो बहुत मसल मास होने के बाद भी बहुत फ्लेक्सिबल थे। आज के देखेंगे तो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। उन्होंने अपनी मोबिलिटी भी अच्छी मोबिलिटी पे बहुत काम किया। उसी में आजकल हाइब्रिड ट्रेनिंग बहुत पॉपुलर है, जो कि बहुत लोग कर रहे हैं। उसमें यही है कि आप कुछ ना कुछ स्ट्रेंथनिंग रिलेटेड भी करते हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रेचिंग रिलेटेड भी करते हैं, तो दोनों की एक कॉम्बिनेशन बन जाती है, जिसमें योगा को भी एज ए टूल लेके चल रहे हैं। योगा में जब मैं कहता हूँ योगा, तो योगा हम सिर्फ बात करें आउटर शेल की, योगा ऑफ द बॉडी, जो हम आसना प्रैक्टिस की बात करते हैं, स्ट्रेचिंग
और थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए, जिसको वेस्ट में ब्रेथ वर्क नाम से सेल कर रहे हैं लोग, जो थोड़े से और समझदार लोग हैं वो उसको ब्रेथ वर्क डाल देते हैं, हम उसको आज भी प्राणायाम ही कहते हैं। तो ये है, तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप फर्स्ट सी व्हाट मेक्स यू हैप्पी, सेकंड अगर आप जिम करते हैं तो सी के आप स्ट्रेचिंग करते हैं नहीं करते, और उसको और कितना मोबाइल कर सकते हैं अपने आप को। मोबिलिटी जितनी बढ़ेगी उतना अच्छा आप उसको मसल स्ट्रेच कर सकते हैं। सर एक और परसेप्शन है लोगों में कि मसल बनानी है, फैट लॉस करना है तो जिम ही एक रास्ता है, बट क्या योगा से भी मसल बन सकती है और फैट लॉस हो सकता है? सी प्रणव, जैसे मैंने अभी कहा ना कि योगा की एक स्पेसिफिक बॉडी है, अब वहाँ पर आप आउटर वेट के साथ काम कर रहे हैं, तो टू सम एक्सटेंट आप वेट उठाते रहेंगे, मसल हाइपरट्रॉफी देते रहेंगे, तो एक समय के बाद एक वेट आपको लाइट लगने लग जाता है। मान लीजिए आपने 10 किलो उठाते रहे, तो एक समय के बाद बॉडी माइंड अडाप्ट कर गई है, वहाँ आपके हाइपरट्रॉफी तब आएगी जब उसी वेट को आप अनगिनत बार उठा देंगे। यहाँ पे बॉडी वेट है, अब बॉडी वेट एक हद तक आप एक ही वेट के साथ प्ले कर रहे हैं, एक आसन को 10 बार तो करेंगे नहीं आप, एक बार कर लिया 2 बार कर लिया। तो यहाँ पे ये ज़रूर है कि आपका शरीर आकर्षक हो सकता है जैसे योगियों को होता है, नॉट नेसेसरली इतना मसल मास हो। हाँ, योगा से बेनिफिट्स बहुत सारे हैं जो जिम से नहीं है, योगा से बहुत सारे माइंड बॉडी कनेक्शन यहाँ ज़्यादा है जो जिम में नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि हाइब्रिड ट्रेनिंग और यहाँ स्ट्रेचिंग के योगा में होलिस्टिकनेस ज़्यादा है, हाँ वो ज़्यादा और है। जिम में थोड़े से आपको सबऑर्डिनेट बेनिफिट्स मिल जाते हैं जो आपको Exterior योगा में look भी मिल हेल्प जाएगी, कर सकते हैं। हाँ। इवन आपकी स्ट्रेंथनिंग कुछ मसल्स की आप हाँ। कर सकते हो जो योगा में भी शायद हेल्प करें। डेफिनेटली योगा में जब आप आसना प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक है, यू कनेक्ट मोर विद योरसेल्फ, एक लीन फिजिक डेफिनेटली बन सकती है, लेकिन दोनों में खाने का रोल बहुत प्ले होता है। थोड़ा सा वहाँ पे भी प्लस माइनस है, यहाँ पे खाली पेट करेंगे, वहाँ पे आपको कुछ न खा के करना होता है क्योंकि आपको बाहर से वेट लिफ्ट करना है, तो ये चीज़ें हैं। सर क्या जैसे अष्टांग योगा में फॉर एग्जांपल एक चीज़ बताइए, क्योंकि लोगों के माइंड में परसेप्शन है कि सुपर ह्यूमन बन जाते हैं, तो क्या अष्टांग जिम से ज़्यादा मुश्किल है? आपका क्या मानना है? मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आई थिंक कि हर चीज़ की अपने एक लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट या उसके कहें लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है। अब आप मुझे कहें कि इतना सो जाके स्क्वाट कर दीजिए, डेडलिफ्ट कर दीजिए, बेंच प्रेस कर दीजिए, अगर मैं नहीं करता हूँ तो जाहिर सी बात है उसका लाइटेस्ट वेट भी मुझसे नहीं होगा। उसी तरह अगर आप किसी को वहाँ से योगा में ले आइए और कहिए कि ये आसन कर दीजिए, ये कर दीजिए, तो हर चीज़ में लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी तो डेफिनेटली रहेगा। हाँ, लेकिन एंड ऑफ द डे हमें देखना है कि आपकी लॉन्जिविटी कहाँ पे ज़्यादा है। मैं बहुत पहले से भी, शुरुआत से भी और अब और कॉन्शियसली जिस पे काम करता हूँ कि मेरी लॉन्जिविटी क्या है, कि ये मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो किस एज तक मैं कर सकता हूँ, करना चाहूँगा, मैं क्या सोच लेके चल रहा हूँ उसको लेकर, और यही बात मैं वर्कशॉप कॉन्फ्रेंसेज में स्टूडेंट्स के सामने रखता हूँ। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। सर एक चीज़ मुझे समझनी थी जो आपने मुझे उस टाइम प्रैक्टिस के टाइम भी बताई थी कि मून डेज पे योगा में प्रैक्टिस नहीं होती है, इसका क्या रीज़न है और क्या ये आपको ठीक लगता है? थोड़ा सा समझाइए क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ, सी मून डेज़ का जिसमें पूर्णिमा और अमावस्या हम अपने हिंदू कैलेंडर के हिसाब से फॉलो करते हैं उसको। अब उसमें ये कहा जाता है कि जैसे आप जानते हैं पूर्णिमा में जो एक सिंपल फैक्ट है कि पूर्णिमा में भाई हर चीज़ में फ्लूइड या एनर्जी लेवल ऑफ एनर्जी ज़्यादा है, उसी तरह अमावस्या में लेवल ऑफ एनर्जी कम होगा, फ्लूइड्स हमारी बॉडी में कम होंगे। कहते हैं कि ओशन में, समुद्र में वेव्स भी, लहरें भी कम ज़्यादा होती हैं डिपेंड ऑन पूर्णिमा और अमावस्या पर। हाँ, उसी को लेकर उन्होंने ये कहा गया है कि क्योंकि लेवल ऑफ हमारी बॉडी में फ्लूइड और एनर्जी का अप डाउन ज़्यादा होता है डिपेंड ऑन मून डेज, तो आपको अभ्यास नहीं करना चाहिए, ये कहा गया है। क्योंकि हो सकता है उस दिन आप ज़्यादा कर जाएं, जिस दिन कम है आप कम करें, मतलब थॉट वेव्स भी आपकी मूव ज़्यादा हो या कम हो, हार्मोनल चीज़ें एक ही हो गया। लेकिन यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मैं आपको शेयर करूँ, ये चीज़ मैंने अष्टांगा योगा मास्टर स्टाइल में ही सुनी है। मैं हठ योग कर चुका था आने से पहले 2000 मतलब मान के चलिए लगभग 7-8 साल मैंने कभी ऐसी बात नहीं करी ना सुनी। 6 हफ्ते के 6 दिन में 2 बार अभ्यास करता था 4 से 5 घंटे, हाँ वो भी आसन प्रैक्टिस और कुछ प्राणायाम। इतने साल करने के बाद जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ 2010 में, तब मैंने पहली बार सुना कि अच्छा आपको ये, मतलब मैं हफ्ते में 1 दिन तो रेस्ट लेता था, लेकिन ऐसा स्पेसिफिकली नहीं था कि भाई पूर्णिमा और अमावस्या मतलब मून डेज को, फुल मून और न्यू मून पे आपको ऑफ लेना है, जो मैंने वहाँ सुना। तो ये एक उनका एक पॉइंट है जो वहाँ आया, मैंने कभी नहीं किया। उसके बाद हाँ मैंने फॉलो करना शुरू करा, उसको थोड़ा सा और सेंसिटिव हुआ मैं शरीर को लेकर के, हाँ टू सम एक्सटेंट हाँ इट मेक सेंस। लेकिन अगेन मैं वही बात कहता हूँ कि नॉट नेसेसरली इट मेक सेंस फॉर एवरीवन। और सर इसमें कई बार जेंडर वाइज भी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, जैसे योगा में कई बार ये भी बोला जाता है कि लड़कियों को फॉर एग्जांपल पीरियड्स में अवॉइड करना होता है वर्कआउट, लेकिन जिम में कोई नहीं अवॉइड करता। हाँ।
तो ये क्या हम ज़्यादा मतलब रैशनली देख रहे हैं चीज़ों को, या इन चीज़ों में सेंस बनती है? सी सेंस तब बनती है जब आप उसको बहुत कॉन्शियसली एज ए इंडिविजुअल उसको फील करें, सेंसिटिव हो जाए। अब योगा में क्या, अच्छा देखिए जिम में कितने ही जिम होंगे जो बिल्कुल साइलेंट होके काम कर रहे हैं, पहला। दूसरा, बार बार मिरर में अपना पर्सपेक्टिव देखना कि भाई मैं कैसा मैंने अभी जस्ट वर्कआउट खत्म किया, वो एक अपना डेफिनेशन है, इमेज पे लगा देते वो एक आउटर डेफिनेशन है। आप अंदर तो ना तो महसूस कर पा रहे हैं ना सुन पा रहे हैं, एक ये हुआ। अब योगा में क्या है, बहुत एटलीस्ट मैंने तो नहीं पढ़ा है ना सीखा कि म्यूजिक के साथ प्रैक्टिस करना। और म्यूजिक मिरर्स होते हैं, हाँ मिरर्स नहीं होते योग रूम्स में, होते हैं तो वो बहुत एनाटॉमिकली आपको उसमें बिजी रखते हैं, जैसे आएंगर योग में या कहीं कहीं होते हैं, वो आपको बिजी रखेंगे इंटरनल, या आपको एनाटॉमी के ऊपर बताते रहेंगे, तो आपका माइंड इधर उधर डाइवर्ट चांसेस कम होंगे। लेकिन जब आप योगा में काम कर रहे हैं तो यू बिकम मोर सेंसिटिव। अच्छा, फीमेल्स प्रैक्टिशनर्स को क्यों कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन डेज पे? एक तो डायनेमिक प्रैक्टिस है, दूसरा किसी को ब्लड फ्लो ज़्यादा, किसी को ब्लड फ्लो कम, किसी को कमर दर्द, हर एक का अपने एक इंडिविजुअल बॉडी है और सबके अपने अपनी फीलिंग्स होती हैं उन दिनों में। तो पहले के 3 दिन स्ट्रिक्टली मना किया जाता है प्रैक्टिस में, ठीक है, स्ट्रिक्टली मना किया जाता है। अब यहाँ पे एक वेस्टर्न रूल भी देता हूँ आपको, तो इंडियंस तो फॉलो कर लेते हैं स्ट्रिक्टली, ठीक है 3 दिन हो गए, लेकिन वही इंडियन फीमेल्स या वही इंडियन स्टूडेंट, नॉट ओनली फीमेल्स या मेल्स भी, जब देखें कि यार फॉरनर तो आ रही है, अच्छा फॉरनर्स का अलग कॉन्सेप्ट है जो मैं बताता हूँ। मुझे कुछ लोगों ने कहा, मैं पुरानी शाला में एडजस्ट कर रहा हूँ एक लड़की को और उसको अनकंफर्टेबल फील हुआ, मतलब एडजस्ट इन टर्म्स ऑफ जिस आफ्टर में उसने मुझे कहा कि अजय आई एम ऑन माय मेंस्ट्रुएशन डे। मैंने उसे कहा भाई यू शुड नॉट प्रैक्टिस टुडे, यू नो गुरुजी आल्सो सेज दिस, माजी आल्सो सेज दिस, एवरीवेयर इज रिटन सीजन प्रैक्टिशन डे। उसने कहा आई जस्ट कम फॉर अ मंथ, और मंथ में भी 3 दिन हॉलीडे ले लूँ तो सो दैट्स आल्सो वन मोर थिंग। तो कोई एक दिन हॉलीडे लेता है, दूसरे सिर्फ एक ही फर्स्ट डे लिया, दूसरे दिन नहीं लिया, तो वो 3 दिन इट्स अगेन फॉलोज बैक ऑन इंडिविजुअल अप्रोच। बुक्स में तो 3 दिन लिखा है कि 3 से 4 दिन लीजिए। अच्छा, ये है अष्टांगा में। जनरली हथा योग और आयंगर योग और बाकियों में सिंपल से ये है कि आप डायनेमिक कुछ नहीं करना, 1-2 दिन अवॉइड कीजिए। इन्वर्जन्स मना है, सिंपल लेट के बैठ के करने वाले आसन कर सकते हैं। मतलब योगी फिलॉसफी में थोड़ा सा अलग है, प्रोजेक्ट करते हैं, प्रैक्टिकली मेक सेंस। हाँ, मतलब इसके अगेंस्ट लड़ना क्यों है? मतलब आपको 2 दिन वैसे भी छुट्टी हो जाती है, रेस्ट योरसेल्फ, रेस्ट योरसेल्फ। हम तो एक्चुअली इंडियंस रिकवरी पे भी फोकस नहीं करते हैं। हाँ, नहीं करते। मैं तो उल्टा कहता हूँ, मेंस हॉलीडे होते तो मैं खेल देता भाई। हाँ करेक्ट। मतलब उसके अगेंस्ट लड़ना क्यों है? हर चीज में आपको कंपटीशन क्यों करना है? और हर चीज़ में हमें जैसा मैंने कहा ना कि फॉरनर्स भी हैं, तो कोई एक दिन का हॉलीडे लेता है क्योंकि उसको महसूस होता है XYZ फीमेल को कि भाई मेरे लिए 1 डे इज इनफ। लेकिन अब वो उसको देखकर कोई और इंप्रेशन में आ जाता है, यार ये तो एक ही दिन लिया इसने, मुझे भी एक दिन लेना चाहिए, कंपटीशन हो तो गया। ये हो गया माइंडसेट की बात। ये चीज़ें हैं। ठीक है सर, आई थिंक ये अच्छा क्लैरिटी है अबाउट योगा एंड हाइब्रिड अप्रोच, आई वुड से, बिकॉज मैं भी खुद आपसे सीख के हाइब्रिड अप्रोच अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि आपको अपनी बॉडी के हिसाब से काम करना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते।